potential and capacitance. In this chapter today we study only three topics: electrostatic potential, electrostatic energy, potential energy and equipotential surface. So we start with this topic, line integral of electric field or work done by electric field. So you know electric field, we discuss in above lecture. Now let's see this figure. This is charge plus Q, or this is known as source charge, and this is also plus Q0, but चार्ज इज प्लस एंड ये जो चार्ज है उसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज. ये है सोर्स चार्ज और ये है टेस्ट चार्ज. सो अभी हम देखें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो है r. नाउ अगर हम ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है इसलिए दोनों के बीच रिपल्सन होगा. ओके, ये जो Q है वो हम फिक्स कर देते हैं और ये जो Q0 है वो फिक्स नहीं है. तो जो Q से जो फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स वो इस Q0 पे लगेगा और Q0 पे रिपल्सन फोर्स लगने की वजह से वो आगे मूव करता जाएगा विथ कांस्टेंट स्पीड. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे इसका जो Q0 है और ये जो Q है इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा बिकॉज डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ओके, अभी जो Q0 है हम ऐसा सपोज करते हैं कि अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जब वो कांस्टेंट है, जब वो मूव नहीं कर रहा. बट जब Q से उसके ऊपर फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स तो वो जो Q0 है वो मूव करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड. तो वो जो मूव करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो जो ये Q0 है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करेगा और जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता है तो जो Q0 ये पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता है वो दोनों तो कितना वो होगा वर्क डन. वो दोनों जो पॉइंट में बीच में होगा उसको होगा वर्क डन. ओके, अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ आपने एक स्लेब फिक्स कर दिया. ओके, अब आप रिजिड वॉल के पास रखते हो और जो हमने स्प्रिंग है ना उसको पुश भी नहीं करा और पुल भी नहीं किया. वो इस वो नेचुरल लेंथ पे है. तो जो हमारा ब्लॉक है वो वहीं कांस्टेंट रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, कंप्रेस भी नहीं हो क्योंकि हमने उसको कंप्रेस भी नहीं किया और लेटरल भी नहीं किया. तो अभी हम इसके बाद में कोई एक छोटी सी कोई चीज़ रखेंगे, बॉक्स रखते हैं तो वो बॉक्स मूव करेगा नहीं करेगा. तो वहाँ पे फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया क्योंकि हमने कंप्रेस भी नहीं किया और लेटरल भी नहीं किया. अभी हम वही स्प्रिंग को लेते हैं और उसको हम कंप्रेस करते हैं और बाद में उसके बाजू में बॉक्स रखेंगे. तो वो बॉक्स के ऊपर जब वो हम छोड़ देते तो वो जो हमारी जो स्लेब है उसकी वजह से बॉक्स के ऊपर फोर्स लगेगा और वो बॉक्स आगे चले जाएगा. आई समझ. इसी तरह ये चार्ज के लिए तो पहली कंडीशन थी वहाँ पे फोर्स 0 और सेकंड कंडीशन में फोर्स 0 नहीं होगा. अभी आप यहाँ पे देखिए तो नाउ वी टेक डेफिनेशन. Negative line integral of electric field represent the work done by the electric field on a unit positive charge. पॉजिटिव चार्ज से हमारा जो ये डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव चार्ज से वो कवर करेगा उसका नेगेटिव इंटीग्रल वो होगा हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ सब में. ओके, और ये पूरी जो प्रोसेस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होगी. सो WAB इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फ्रॉम A to B point इज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो DW इक्वल्स टू माइनस A to B into DL इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द लेंथ. हमने पता है जो अब अगर हमारा Q0 हमारा जो यहाँ पे फोर्स होगा वो कितना होगा, ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में.
तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इक्वल्स टू प्लस Q0E। और अगर जो हमारा ये प्लस Q है यहाँ पे हमारा हो गया F इक्वल्स टू Q0E। अगर हमें इसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रखना हो तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। पर अगर हमें कांस्टेंट रखना हो तो हमें यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल ही होना चाहिए क्योंकि दोनों का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो जो यहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, इसलिए यहाँ का जो फोर्स क्या हो गया माइनस Q0E। आया समझ में, यहाँ पे प्लस Q0E और यहाँ हो गया माइनस Q0E, क्योंकि हम ऑपोजिट फोर्स लगवाए, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं हम दोनों का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। Okay, so total work done by the electric field on the test charge in moving it from A to B, यहाँ से यहाँ तक वो मूव करता है Q0। So क्या हो जाएगा वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ वो WAB equals to integration of dW equals to A to B E dl। नेगेटिव हमारा वर्क डन का हमने डेफिनेशन पढ़ा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल। Therefore, E is the Q upon Q0 upon 4 pi epsilon 0 R. So Q0 upon 4 pi epsilon 0 R क्या हो जाएगा, जो दोनों का वेक्टर होगा माइनस, तो RB माइनस RA। So ये हो गया हमारा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट चार्ज Q0। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, तो ये हम कुछ पढ़ेंगे। द इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन इज मूविंग एट टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B अलोंग एनी पाथ AB इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज डिपेंड ओनली ऑन द पोजीशन। हमारा ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ पोजीशन पे ऑफ दिस पॉइंट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ। ये हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ हमें हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ हमारे पोजीशन, ये जो Q हमने कहाँ पे रखा है उस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो फॉलोड बाय A to B, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब क्या होगा, हमारा जो लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, वो पाथ के डिपेंडेंट नहीं होगा। Therefore, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, हमेशा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड तो कर नहीं रहा, इसलिए हम उसको कंजर्वेटिव फील्ड भी बोल सकते हैं। किसके अंदर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओवर क्लोज पाथ, यहाँ पे हमारा लाइन इंटीग्रल ओपन पाथ के लिए देखा ना आपने, ये है हमारा ओपन पाथ है, हमारा क्लोज पाथ नहीं है। सो क्लोज पाथ के अंदर हमारा लाइन इंटीग्रल कितना होगा, 0 होगा। अब एक बार और एक पॉइंट नोट करिए, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट। मतलब जब हमने यहाँ मेजर किया था तो ये जो हमने Q था वो फिक्स कर दिया, तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा जो वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटीग्रल है वो हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर हमारे चार्ज मूव कर रहे हैं और लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, हमारा जो चार्ज है वो फिक्स नहीं है, तो इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिकॉज द फील्ड वेरीज विद टाइम, क्योंकि टाइम के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम आगे वाला एग्जांपल पूरे में ध्यान रखेंगे। ओके, और उसी के बेस पे हम सब कुछ समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को फ्लो करता है, वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। ये हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अब हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन मेन देखें, तो अभी हमने क्या किया, Q हमारा सोर्स चार्ज था, Q0 हमारा, ये जो Q0 है हमारा वो क्या था, टेस्ट चार्ज।
अब ये Q0 मूव करता जाता है क्योंकि हम दोनों के बीच का रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो ये Q0 मूव इनफाइनाइट डिस्टेंस यहाँ कहीं मूव करता है। तो Q0 इनफाइनाइट डिस्टेंस से वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए जो कवर करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the electric field के अंदर is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to the point। मैंने बताया हमारा जो Q0 पॉइंट पे वो वहां से इनफाइनाइट गया, इनफाइनाइट से पॉइंट पे वापस आने वाला जो वापस आने के लिए वो जो वर्क कर रहा है वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होगी। To that point against the electrostatic force irrespective of the path followed। ओके, पाथ को कोई पाथ फॉलो करेगा, कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। सो WAB इक्वल्स टू माइनस A to B EDL इक्वल्स टू Q0/4πε0 A to B के लिए। बट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? इनफाइनाइट टू पॉइंट, टू द पॉइंट। तो हमारा जो A होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, और B होगा R। अब हम जो Q0 है तो वो WAB के डिनोमिनेटर में ले लें। WAB अपॉन Q0 इक्वल्स टू Q/4πε0 1/RAB माइनस R 1/RA। अब हमारा जो R है वो तो इनफाइनाइट हो गया बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। So W infinite to B upon Q0 equals to Q/4πε0 R equals to B। Therefore V equals to W infinite to B upon Q0 and वर्क का जो हमारा यूनिट क्या है? जूल, एंड Q का कूलम। Therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा ऐसा यूनिट होगा वो जूल पर कूलम। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1, अगर हमारा 1 वोल्ट 1 जूल के लिए होगा, for work done is moving 1 coulomb charge from infinite to the point in the electric field। Now electric potential difference। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो हमारा पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, वो A से B मूव कर रहा है, तो A और B पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक A पॉइंट है तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? BA, एंड B पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? BB। तो उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force irrespective of the path followed। अब ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है WAP अपॉन Q0 इक्वल्स टू Q/4πε0, ये हमारा फॉर्मूला है किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। V इक्वल्स टू ये होल फॉर्मूला। नाउ अभी हम VB माइनस VA करें तो क्या हो जाएगा? Q/4πε0 1/RB माइनस Q/4πε0 1/RA। Therefore VB माइनस VA इक्वल्स टू डेल B हम बोल रहे इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W इनफाइनाइट टू B अपॉन Q0 है ना। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी, दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। अगर हम अब आप देखिए हमने जो फर्स्ट फिगर ली है उसके अंदर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट से उसको अगर वापस Q0 को अपने पॉइंट पर आना है तो उसको कोई फोर्स लगाएगा बाहर से, क्योंकि उसको यहाँ तक लाने के लिए हमें ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ तक लाने के लिए हमें फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होगा। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों एट्रैक्शन फील करेंगे। तो अगर हमें इनफाइनाइट से हमारा जो मेन चार्ज है उसके पास उसको लाना है
तो वो ऑलरेडी एट्रैक्शन की वजह से ही आ जाएगा, हमें कोई वर्क लगाना ही नहीं पड़ेगा। आए समझ में? वो दोनों एट्रैक्ट ही कर रहे हैं तो हमें तो कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा, इसलिए वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा नेगेटिव। CGS unit of electric potential is state volt. 1 state volt equals to 1 erg per state coulomb. Now electric potential due to single point charge, ये हमारा कोई single point charge है, इसके ऊपर हमें electric potential find करना है। Now this Q0 is the test charge and Q is the source charge। ये हमारा A, B और यहाँ जो Q0 यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, हम ऐसा सपोज कर रहे हैं ये P2Q मूव कर रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया dx। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो Q0 to Q का डिस्टेंस है वो x है और इन दोनों का डिस्टेंस है r। ओके, हमारा टोटल डिस्टेंस x है तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो भी x की टर्म में होगा। नाउ वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम P to Q थ्रू dx अगेंस्ट Q0 इज, हमारा क्या होगा वर्क डन F इंटू डी एक्स Q0 E इंटू डी एक्स। ना आप यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है और cos 180 इज माइनस, देयरफॉर माइनस Q0 E dx, देयरफॉर E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टोटल वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम A टू B फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम इनफाइनाइट टू डिस्टेंस r की बात करेंगे, तो इनफाइनाइट टू r माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर dx। अभी हमारी जो कांस्टेंट टर्म हम उसको बाहर ले लें तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के x स्क्वायर गलती से लिखा है, सो इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 1 अपॉन x होगा और बाद में दोनों की टर्म अंदर रख दो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, हमने Q0 को डिनोमिनेटर में ले लिया, सो W इनफाइनाइट टू B इसके इक्वल्स टू हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सो B इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, जैसे कि ये पूरा ग्रुप है Q1 Q2 Q3 अप टू n, तो यहाँ पर भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज करेंगे। कोई भी जैसे कि ये P पॉइंट पर कितने पोटेंशियल चार्ज लग रहे हैं, तो Q1 से V1 V2 V3 अप टू Vn, देयरफॉर V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r है हमारा फॉर्मूला है, देयरफॉर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सेम रहेगा पर ये QI, तो Q1 Q2 Q3 Q2 Qn और r तो डिस्टेंस भी डिफरेंट है तो R1 R2 अप टू Rn, तो V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Qi to Ri where I equals 1 to n is natural number. So electric potential at a point due to charge is directly proportional to 1 inversely proportional to R and is not affected by the presence of other charge। अगर हम पॉइंट चार्ज से ले तो वो हमें दूसरे चार्ज से कोई अफेक्ट नहीं करेगा और जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जो R है डिस्टेंस उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है। जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा, हम डिस्टेंस कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और कूलम फोर्स वो डिस्टेंस 1F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r square। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी वेयर फोर्स इज अ वेक्टर। Although V is called the potential at a point, it is actually equal to the potential difference between the infinite to distance point r। ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो हमारा एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमने क्या रखा है यहाँ पर x रखा है क्योंकि हम डिस्टेंस मिडल से मेजर करेंगे और इन दोनों के बीच का लेंथ r, इसका l। सो Vp हमारे जो Vp यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा Vp कितना होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से डिस्टेंस x और ये l, तो x माइनस l। और अगर हम Vp माइनस Q से देखें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q और ये डिस्टेंस x और ये l, तो x प्लस l। अब Vp हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है तो Vp इक्वल्स टू Vp Q प्लस माइनस प्लस Vp Q माइनस, देयरफॉर Q अपॉन 4
Q अपन 4πε0 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल. नाउ टेक LCM. सो Q अपन 4πε0 इंटू 2l/x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. Q2l इक्वल्स टू P है हमारा डायपोल मोमेंट. देयरफॉर Vp इक्वल्स टू Q अपन 4πε0 x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. ये कब? जब एक्सियल लाइन पे हो तब. जब हमारा पॉइंट ये एक्सियल लाइन मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ एक्सिस से जॉइंट हो रहा है, यही एक्सिस पर हम कहीं पे मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बट अगर हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो हम क्या करेंगे, हम अगेन मेजर करेंगे बट AQ इक्वल्स टू BQ. देयरफॉर BQ इक्वल्स टू 0. तो इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी हम पॉइंट पे मेजर करें तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा. ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम. हमारा जो पॉइंट सरफेस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे करेंगे कि हमारा पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम ही हो, तो उसे बोलेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये है हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये स्फीयरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है. देखिए आप सबका डिस्टेंस भी सेम होगा. तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? नो वर्क. यहाँ पे वर्क नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी जात का वर्क नहीं होगा. इन्फिनिटिव टू डिस्टेंस r तक आने के लिए हमें किसी भी जात का फोर्स या फिर वर्क नहीं लगाना पड़ेगा. सो फिर VB माइनस VA इक्वल्स टू 0. ओके, VB इक्वल्स टू VA क्योंकि हम वर्क तो लगा नहीं रहे. Therefore WAB equals to upon Q0 equals to 0. Therefore work equals to 0. The electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface. हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा किससे? dl से. तो सो WAB equals to minus A to B E into dl equals to 0. E dl cos theta equals to 0. Therefore theta equals to 90. परपेंडिकुलर मतलब 90 होगा. ये हमारा प्रूफ है. नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हमारा इक्विपोटेंशियल, एक तो वर्क 0 होगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द DL. नंबर थर्ड इज द, वो हमें बताएगा कि कौन सा रीजन स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड का और कौन सा वीक है. Therefore E equals to minus dV upon dr. Therefore dr equals to, dr is directly proportional to 1 upon E. If E is the strong then dr will be small. जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच का वो कम होगा, तभी हमारा डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना. अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट. क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो हर एक जगह पे सेम होगा. Two equipotential surface intersect, then the points intersection there will be no values. तो हमारा VA minus VBQ 0 हो जाएगा क्योंकि work done is 0. Now note that these 2 points, electric potential is scalar quantity whereas the potential gradient is a vector quantity. The negative sign of potential gradient shows that the rate of change of potential with distance is always against electric field intensity. किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से. हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो हमारा पॉजिटिव जो वो है वो हमारा स्केलर है, बट हमारा जो ग्रेडियंट है वो वेक्टर है. ये ध्यान रहे. Now electric potential energy. The work done in moving a charge Q from infinite to point in the field against electric force is called the electrostatic potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज क्या होगा? U इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R. ओके, हमारा V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R और हमारा इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? दोनों के बीच का, दोनों का होगा. Q1 और Q2 दोनों हम देखेंगे. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री चार्ज अगर ले तो Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3 तो 1/4πε0 हम कॉमन निकाल ले तो Q1 Q2 अपन R12
प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R32। तो अगर हम n चार्ज हो तो हम कैसे लिखेंगे 1/2 1/4πε0 I इक्वल्स टू 1 to n, फिर I इज नॉट इक्वल्स टू से, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे Q2 आ गया, तो अब I इज नॉट, हमारा I और J हमेशा सेम नहीं होगा, देखिए सब में अलग अलग 1 2 1 3 2 3, तो I इज नॉट इक्वल टू J, J इक्वल्स टू 1 to n, Q1 Q2 Q1 Q3 अलग अलग ही आएगा सबका। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल, अगर हम डाइपोल के लिए देखें तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर P, ये तो हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डाइपोल का जो वर्क डन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो W92 थीटा इक्वल्स टू माइनस P, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू W θ1 to θ2 to U θ2 minus U θ1 इक्वल्स टू P cos θ1 minus 2। अभी आप देखिए इसके अंदर, यहाँ हमारा जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये भी हमने आगे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम टॉर्क हम मेजर करेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू QED, सो W इक्वल्स टू U2 minus U1 एंड U2 minus U1 इज माइनस P। अब अगर हम कोस थीटा देखें तो इन दोनों के बीच का जो कोस थीटा, कोस यहाँ क्या हो गया कोस, अगर हम साइन थीटा देखें साइन 90 is 1, therefore minus U equals to minus P cos theta। Thank you, have a nice day।